हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है क्रिस बेनोआ की। क्रिस बेनोआ जो है वो WWE के एक बहुत ही बड़े रेसलर थे, लेकिन उनकी कहानी का अंत काफ़ी दुखद हुआ क्योंकि 2007 में उन्होंने अपने बीवी और बच्चों का खून कर दिया था और बाद में खुद को भी फांसी लगा ली थी। और आज की कहानी इसी घटना के ऊपर है, तो प्लीज़ बने रहिए इस कहानी के अंत तक और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल जाए। दोस्तों, मैं जब स्कूल में था ना, तो उस समय हम लोग रेसलिंग बहुत पसंद करते थे। रेसलिंग मतलब WWE या पहले WWF हुआ करता था। और WWE के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। तो उस समय हम लोग दिन भर मतलब यही रेसलर्स, फिर जो मैचेस होते थे उनके बारे में बात करते थे। और काफ़ी रेसलर्स पॉपुलर थे, जैसे ये अंडरटेकर, ट्रिपल एच, और उनमें से एक ये क्रिस बेनोआ भी था। और जब ये न्यूज़ आया था 2007 में कि इन्होंने खुदकुशी कर ली और अपने पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया है, तब ये न्यूज़ सुन के मुझे बहुत ही ख़राब लगा था। तो आइए इस विषय पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। दोस्तों, क्रिस का जन्म हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में 21 मई 1967 को। इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी, नॉर्मल थी, और 12 साल की उम्र से ही इन्हें रेसलिंग का शौक था। वो 12 साल की उम्र से ही रेसलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत ही जल्द वो एक प्रोफेशनल रेसलर बन गए थे, बहुत ही यंग एज में। दोस्तों, उनका जो रेसलिंग कैरियर था वो पूरे 22 ईयर्स का था। सोचिए कितना बड़ा एक कैरियर है उनका। और इसमें WWE, WWF, फिर WCW, पहले आता था ये WCW, और एक न्यू जापान प्रो रेसलिंग, ये सब में इन्होंने काम किया था। और ये मतलब इन सब कंपनीज में कोई छोटे मोटे रेसलर नहीं बल्कि चैंपियन थे, कई बार चैंपियन थे। अब दोस्तों, ये जो रेसलर्स की लाइफ होती है एकदम सेलिब्रिटी टाइप की लाइफ होती है, पैसा भी काफ़ी मिलता है, और इस तरह से क्रिस की लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, इस रेसलिंग के लाइन में एक बात किया है, स्पेशली WWE में, कि जो बॉडी होती है आपकी, जो फिजिक होती है, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। एकदम मसल्स, बड़े बड़े मसल्स, पूरा फिट बॉडी। और इस तरह की बॉडी बनाने के लिए रेसलर ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। आजकल का मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस टाइम में इस तरह का न्यूज़ भी आया था कि जो रेसलर्स है वो अपनी बॉडी को बड़ा करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए स्टेरॉइड का अब्यूज़ करते हैं। एकदम सुपर ह्यूमन जैसी बॉडी आपने देखी होगी इन रेसलर्स की बॉडी। अब दोस्तों, ये स्टेरॉइड लेने से क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो जाती है, स्टेज में वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, बहुत लंबे समय तक परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन इसका एब्यूज़ करने से हमारा जो ब्रेन है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। मतलब इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बाद में। अब ये जो रेसलिंग होता है दोस्तों, जो WWE रेसलिंग है, ये आपको मालूम ही होगा, ये असली नहीं होता है, ये एक्टिंग होता है, स्टंट होता है ये, और रिजल्ट्स जो है पहले से तय किए होते हैं। लेकिन जो भी है, स्टंट करने में भी रिस्क काफ़ी होता है क्योंकि वो लोग ऊपर से कूदते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं, तो चोट इनको आती है, हर मैच में आती है। और क्रिस अपने प्रोफेशन को बहुत ही ईमानदारी से करते थे, यहाँ तक कि लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में क्रिस कुछ ऐसा मूव्स भी करते थे जो उनकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं था। स्पेशली एक मूव जो मतलब रस्सी के ऊपर से ऐसे कूदते थे और अपने सर पे गिरते थे वो नीचे। तो ये जो स्टेरॉयड एब्यूज़ है इतने सालों का, फिर इतने सालों से जो वो ऐसे नीचे गिर रहे हैं फिर रेसलिंग कर रहे हैं, इससे मतलब उनके दिमाग में काफ़ी एक बुरा असर पड़ रहा था, काफ़ी बुरा असर, और उनके ब्रेन में ट्रॉमा हो गया था। अब क्रिस के स्टेरॉयड लेने से उनका जो स्वभाव है वो काफ़ी चेंज हो गया था। पहले उनके दोस्त और फैमिली बोलते थे कि क्रिस एक काफ़ी सिंपल शाय टाइप के आदमी थे, लेकिन कुछ कुछ समय में मतलब उनका स्वभाव काफ़ी वायलेंट हो जाता था। क्रिस की जो पहली पत्नी है, उस पत्नी ने भी क्रिस को डिवोर्स दे दिया था। वो डिवोर्स भी इसीलिए हुआ था क्योंकि वो अपने पति के जो स्टेरॉयड यूज़ है उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। उस वजह से कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का भी एंगल आया था इस डिवोर्स में। और WWE में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्रिस मतलब लगातार ऐसे मूव्स कर रहे थे, अपनी बॉडी को एकदम एज तक लेके जा रहे थे वो। अपने डिवोर्स के बाद क्रिस ने दूसरी बार शादी की नैन्सी बेनोआ से, और इस शादी से उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था डैनियल बेनोआ। अब वैसे तो उनकी जो लाइफ थी वो ठीक ठाक ही चल रही थी, पर उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया जब उनके एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड आप बोल सकते हैं,
एडी गरेरो, वो भी एक रेसलर थे, प्रोफेशनल रेसलर थे, तो उनकी एक मिस्टीरियस वे में मृत्यु हो जाती है बहुत ही अर्ली एज में। और इस मृत्यु से क्रिस मतलब काफ़ी हिल चुके थे, क्योंकि जो एडी था वो उनके एकदम भाई जैसा था। अब क्रिस तो डिप्रेशन और ट्रॉमा, ब्रेन ट्रॉमा, फिर इन सब से चल ही रहे थे। और जब ये ऐसी घटना उनके ज़िंदगी में हो गई, उससे मतलब उनके दिमाग को काफ़ी एक गहरा सदमा पहुंच गया था। इस घटना के बाद क्रिस का मतलब अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उनकी एनर्जी बहुत ही डाउन लग रही थी, और वो मतलब कर तो रहे थे अपना काम, लेकिन अच्छी तरह से नहीं। वो एकदम डिप्रेशन में चले गए थे एडी गरेरो के मृत्यु के बाद। अब दोस्तों ये दिन था 23 जून 2007। क्रिस को एक जगह पे जाना था WWE के किसी काम से, और उनके साथ चावो गरेरो, एक उनके ही फ्रेंड थे, उनको भी जाना था। लेकिन चावो काफ़ी देर तक क्रिस का इंतज़ार करता रहा, लेकिन क्रिस आए नहीं। तब चावो ने क्रिस को फ़ोन किया कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, क्या चल रहा है। तो क्रिस ने चावो को बताया कि उनकी पत्नी और बेटा जो है उनको फूड पॉइजनिंग हो गया है, और वो उनका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जैसा वो बोल रहे थे वो काफ़ी डिप्रेस लग, मतलब उनका टोन ही अलग था। तो चावो ने भी सोचा कि पता नहीं ये ऐसे क्यों बात कर रहा है करके। और लास्ट में क्रिस ने चावो को ये भी बोला कि चावो आई लव यू करके। तो ये बात भी चावो को काफ़ी मतलब हैरानी हुई कि ये ऐसा इतना डिप्रेस ऐसा क्यों बात कर रहा है। लेकिन फिर भी चावो ने सोचा कि ये इनका पर्सनल मैटर है, तो उस दिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके ठीक दूसरे दिन यानी कि 24 जून को चावो को एक मैसेज आया, ना सिर्फ चावो को और भी 2-3 लोगों को। और उस मैसेज में लिखा हुआ था, क्रिस की तरफ से ये मैसेज आया था, द फैमिली डॉग्स वेर इन द एनक्लोज पूल एरिया एंड द गराज साइड डोर इज ओपन। तो ये मैसेज देख के चावो एकदम मतलब शॉक हो गया कि ये क्या मैसेज है, 2-3 लोगों को और आया है। तब चावो ने ये सारी बातें जो WWE के ऑफिशियल्स हैं उनको बताई। और उसके दूसरे दिन यानी कि 25 जून को जो WWE ऑफिशियल्स है वो 24 जून से ही क्रिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर चावो ने भी ऐसा बोला और 2-3 लोगों ने ऐसा बोला। तब जाके WWE ने पुलिस में कंप्लेन की कि पुलिस जाके इसके क्रिस के घर में चेक करे कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस कंप्लेन के बिहाफ पे पुलिस क्रिस के घर पे गई, घर के अंदर गई, और जो देखा उन्होंने वो देख के वो लोग एकदम शॉक हो गए। घर के अंदर पुलिस को जो डैनियल बेनोआ है, 7 साल का डैनियल बेनोआ की लाश उनको मिली, और उस लाश के पास में ही एक बाइबल रखा हुआ था। घर के एक और कमरे में जो क्रिस की पत्नी है नैन्सी बेनोआ, उसकी लाश मिली। नैन्सी के दोनों हाथ पैर एकदम बंधे हुए थे, और उसके पूरे बॉडी में टॉवेल रैप किया हुआ था, और पास में ही एक बाइबल रखा हुआ था। इसके बाद घर के बेसमेंट में घर का जिम था, और उस जिम में ही पुलिस ने देखा कि क्रिस सीलिंग से लटके हुए थे। उन्होंने खुद को फांसी लगा ली थी दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों ये खूबसूरत फैमिली का पूरी तरह से अंत हो गया था। अब बात ये आती है कि क्रिस ने ऐसा किया क्यों उसने खुद के ही अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी उजाड़ ली। अब इसका जो एग्जैक्ट ट्रूथ है वो तो मालूम नहीं चल सकता, क्योंकि सभी लोग मर चुके हैं। लेकिन कई दोस्तों ने, फैमिली और फिर मतलब जांच पड़ताल करने के बाद ये बात सामने आया कि जो स्टेरॉयड एब्यूज़ कर रहे थे क्रिस इतने दिनों छोड़े सालों से, और वो डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे, तो ये सब चीज़ों ने ही मिलकर उनके दिमाग को पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। और भी रीज़न से, जैसे क्रिस को एक बीमारी थी कि उनको कॉन्कशंस, मतलब अजीब तरह से उनका चक्कर आ जाता था कभी कभी, और वो बेहोश जैसे हो जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते थे। वो भी बीमारी उनको थी। अब ये सब बीमारियाँ जिसको होती है उसका जो मेंटल स्टेट है वो एकदम अनस्टेबल हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस एक मूव करते थे, ऊपर रस्सी से कूद के दिमाग में गिरते थे, वो मूव करते करते या फिर दूसरे कोई मूव्स क्रिस के दिमाग में बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था, और उनको एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम है क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एनसेफेलोपैथी, CTE जिसको बोलते हैं। जब उनके ब्रेन का स्कैन हुआ तब मालूम चला कि उनका जो ब्रेन है वो इतना डैमेज हो चुका था, जैसे मतलब कोई 85 ईयर ओल्ड एल्जाइमर का पेशेंट का ब्रेन होता है वैसे क्रिस का ब्रेन हो गया था। और ब्रेन का जो स्टेम है पूरी तरह से डैमेज हो गया था। और इतने सारे ब्रेन के जो बीमारी है वो सब लगने से अंत में मतलब डिमेंशिया जैसी बीमारी होती है। डिमेंशिया तो आपको पता ही होगा, जिसमें
क्या चल रहा है रियलिटी के बारे में वो कुछ पता नहीं होता, और जो पेशेंट है उसका बिहेवियर बहुत ही अननेचुरल वायलेंट हो जाता है। बेनोट के फादर ने भी बोला था कि ये जो ब्रेन डैमेज बेनोट को हुआ उसी के चलते ही ये डबल मर्डर, मतलब पूरा फैमिली का खात्मा हो गया। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की क्रिस बेनोआ की। आज की कहानी थोड़ी शॉर्ट है दोस्तों, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग कहानी है आई थिंक। अब ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से डिप्रेशन और जो ब्रेन ट्रॉमा है हमारे जिंदगी को कितना बुरा इफेक्ट करता है। यहाँ तक कि एक आदमी को ऐसा भी बना सकता है कि वो अपने 7 साल के बेटे का गला घोट के उसका खून कर दे। तो ये जो मेंटल बीमारियां हैं तो इस सब को बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है और इनका इलाज करिए ताकि आगे चल के ये बीमारियां और ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो दोस्तों आज की कहानी आपको सुन के कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपके पास कुछ अच्छे सजेशंस हो तो वो मुझे प्लीज़ बताइए, मैं उनके बारे में एपिसोड्स बनाऊंगा। टिल देन दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड बाय।